नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में कनाडा में अमेरिका के राजदूत डेविड कोहेन ने कहा है कि फाइव आई ने यह स्थापित किया है कि कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का षड्यंत्र था। ये फाइव आई कौन है, ये किन देशों का समूह है, कैसी इंटेलिजेंस है और इनका खालिस्तानी प्रेम क्या है, पाकिस्तान के साथ इनका इतना प्रेम क्यों है, इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामरिक विषयों के एक्सपर्ट सिंह साहब, आर एस एन सिंह साहब। सर, मेरा आपसे प्रश्न है, इन देश ये फाइव आइज पहली बात तो कौन है, ये कौन से देशों का समूह है, इनका पाकिस्तान प्रेम क्या है, खालिस्तान प्रेम क्यों है, ये सब क्या है? आपको आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने जितने सवाल पूछे, इन सारे सवालों का जवाब मैंने अपनी इस नई पुस्तक भारत के अंदरूनी शत्रु, मैं दिखा देता हूँ अपने। हाँ, इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो घटनाएं अभी फिलहाल जो घटी हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। ये जब से ये खालिस्तान आंदोलन चालू हुआ, उस समय से मुझे इसकी पूरी पृष्ठभूमि मुझे मालूम थी। आगे क्या होगा इसका भी मुझे अंदेशा था। लेकिन फिर भी आपने पूछा कि ये फाइव आइज क्या है। ये फाइव आइज उन देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कुछ हद तक न्यूजीलैंड शामिल है। ये उनके जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनके बीच में आदान प्रदान की प्रक्रिया को फॉर्मलाइज करके उसको फाइव आइज का नाम दिया गया है। ठीक है। अब हम अपनी बात यहीं से शुरू करेंगे और मैं आगे आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो फाइव आइज, ये देशों का समूह जिसका मैंने जिक्र किया, इनका खालिस्तान के प्रति इतना लगाव क्यों है। ये आपस में खालिस्तान को लेके पाकिस्तान के साथ इतना सहयोग क्यों करते हैं खालिस्तान मुद्दे को लेके। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी एक हाल में एक खबर छपी थी एक अखबार में कि एक इंटरसेप्ट नाम की एक संगठन है अमेरिका में। उसने खुलासा किया कि अमेरिकन अधिकारियों के कहने पे पाकिस्तान ने यूक्रेन को एमिनिशन सप्लाई किया। अच्छा। तो इसे एक बात साफ जाहिर हो जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान भी युद्ध में शामिल है। रूस यूक्रेन। और यूक्रेन के युद्ध में उसका उसका हिस्सा है। तो ये जानकारी मिली कहां से? उनका दावा है कि ये जानकारी पाकिस्तान के सैन्य सूत्रों से पता चला है। एक ग्लोबल ऑर्डिनेंस नाम की एक संगठन है, वो बिचौलिए का काम उसने किया। और ग्लोबल ऑर्डिनेंस जो है वो ये सारे करतूतों के लिए जानी जाती है। लेकिन इससे सबसे बड़ी जो अहम बात निकल के आती है कि इस एम्यूनिशन सप्लाई के एवज में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह तय कर लिया कि हमको पाकिस्तान को लोन देना है। लोन देना है। अब आपको तो मालूम है पाकिस्तान के आर्थिक हालात क्या हम्म। है। इस मुश्किल में उन्होंने पहले तो उन्होंने बहुत सारे कंडीशंस लगाए हुए थे, बहुत सारी शर्तें थी। शर्तें इतनी सख्त थी कि लोग जगह जगह पे धरने पे बैठ गए थे, जुलूस निकल रहे थे, क्योंकि वो टैक्स से संबंधित थे और कई तरह के पब्लिक पर बोझ डाला गया था। लेकिन इस आप देखे होंगे कि ये इस घटना के बाद, इस सप्लाई के बाद, ये जो प्रदर्शन और ये धरने, ये सब काफी कम कम हो गए। खास बात यह भी है कि इस आईएमएफ लोन के लिए स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद आईएमएफ से आग्रह किया। कि लोन दो जी, पाकिस्तान को। तो इसमें आप देखिए कि स्टेट, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हम्म। और खुफिया विभागों का क्या आपस में रिश्ता है।
जाहिर सी बात है कि जब ये पैसा है तो ढेर सारा पैसा जनरलों के भी जेब में गया होगा, ठीक है। और यही बात तो इमरान खान कह रहे थे, उन्होंने यही बात उठाई थी पाकिस्तान में। वो इसी बात का रोना रो रहे थे कि हमारी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल, हम अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए हैं, हमारी विदेश नीति बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि भारत की है। जैसे जैसे कि भारत में, उन्होंने भारत का हवाला दिया, मोदी साहब की प्रशंसा की उन्होंने। हम्म। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी रिलीज किए। तो और इससे बात ये भी खुल के आती है कि आपको खुद दिख रहा है कि जो पाकिस्तान में जनरल है वो किस तरह से अमेरिका के हाथों बिके हुए हैं। तो एक चीज आप जान लें कि पाकिस्तान, इस बात के को हमारे दर्शक ना भूलें कि पाकिस्तान इज अ क्रिएशन ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। हम्म। हम्म। पाकिस्तान को पैदा किया गया सिर्फ पश्चिम देशों के सामरिक हित के लिए। पहले ब्रिटेन के सामरिक हित के लिए, उसके बाद में जब नंबर वन पोजीशन अमेरिका के बाद चली गई। अमेरिका ने अख्तियार किया, और फिर बाद में ये सारे सारे जुड़ गए, ठीक है। तो ये उनके, उसकी सामरिक हित कभी कम नहीं हुई, कभी भी नहीं घटी। और लोग ये ना भूले कि कभी ये सेंटो का हिस्सा होते थे। हम्म। वॉर इन अफगानिस्तान का ये थे, हम्म। जहां पर इनमें जो आईएसआई और सीआईए के बीच में कितने घनिष्ठ संबंध थे, और ये संबंध ऐसे होते हैं कि एक बार जब ये ऐसे संबंध बन जाते हैं तो ये कई सालों तक चलते रहते हैं। हम्म। तो इनके इतने 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 घनिष्ठ संबंध थे, उन्हीं इसी संबंध ने एक ये पूरी जिहादी मशीन तैयार की थी, ठीक है ना। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना से है, जो भी उनके सामरिक संबंध हो, वो कहते हैं ना हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा और क्या क्या बोलते हम्म। हैं, और हम्म। लोहे से ज्यादा भी मजबूत हो, हम्म। वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो समुद्र से ज्यादा, हिमालय से ऊंचा के बावजूद कोई जनरल वहां जाके थोड़ी बसता सारे तो वहीं है। कोई अमेरिका को, है, कोई इंग्लैंड वगैरह बस कोई जाते हैं। कोई जनरल, उनके बेटे भी हम्म। वहां नहीं जाते, हम्म। कोई चीन में तो जाता हम्म। नहीं है, ठीक है ना। हम्म। क्योंकि उनका दूसरा घर तो ये लंदन है, उनका दूसरा घर अमेरिका है, उनका दूसरा घर कनाडा है। आप इसीलिए देखेंगे कि ये जितने जनरल्स हैं इनके वास्ट प्रॉपर्टीज, वास्ट प्रॉपर्टीज इनके, बहुत सारे इनके वहां पे बंगले हैं, और ढेर सारा इनका वहां पे प्रॉपर्टी है। और अभी कुछ महीने पहले की बात है, एक हमारे मित्र के बेटे वो कनाडा जा रहे थे, तो किसी ने वो लड़का कई और लोगों से मिला जो कि वहां रह चुके थे, तो एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति ने उनको सलाह दी कि बेटा जा रहे हो, बाकी सब ठीक है, कभी पाकिस्तानी जनरल के बेटे से या पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर के बेटे से कभी दोस्ती मत करना, क्योंकि वो बिगड़े हुए औलाद है। ढेर सारा अनाप शनाप का पैसा पैसा है पैसा उनके पास। उनके बाप ने लूट के वहां यहाँ से ले गए हैं, पाकिस्तान से। पैसे की कदर नहीं जानते हैं। तो नेताओं का भी वही हाल है। हाँ, नवाज शरीफ भी वहीं ले बैठा है। नहीं, आप देखोगे कि जब जियो पॉलिटिकल हालात बदलते हैं, जब, तो एक नेता का जब काम नहीं होता है तो उसको वहां से निकाल दिया जाता है पाकिस्तान से, और वो फिर वो लंदन में चला जाता है। हम्म। उदाहरण के तौर पे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, उसके पहले बेनजीर भुट्टो, और कई लोग हैं। अच्छा। जितने लोग हैं वो सब के सब वहीं जाते हैं, हम्म। ठीक है ना। तो ये इनका इनका आपसी रिश्ता है। तो जब आपके बेटे वहां हो, आपकी इतनी वही इतने सारी आपकी संपत्ति हो वहां पे, तो जाहिर सी बात है कि उनका लिवरेजेस जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। तो जब हम ब्रिटेन, यूएस, कनाडा की बात कर रहे हैं, तो यू कैन, ये पूरे एंग्लोस्फीयर में को आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें आप ऑस्ट्रेलिया भी जोड़ दें, न्यूजीलैंड इसमें भी। उसमें आप न्यूजीलैंड भी जोड़ लें।
तो इसको ये कहना गलत नहीं होगा कि जब उनका ये क्रिएशन है, उनका ये स्ट्रेटेजिक आर्म है, उनका ये स्ट्रेटेजिक लिवरेज है, तो पाकिस्तान के जो लिवरेजेस हैं, जैसे कि खालिस्तानी जिहादी जिहादी संगठन, वो इन देशों के भी, ये पश्चिमी देशों के भी लिवरेज लिवरेज है। हाँ। अब आप खालिस्तान का ही ले लीजिए, आपको मालूम है पाकिस्तान ने अकेले थोड़ी बनाया था ये खालिस्तान का पूरा प्रोग्राम या प्रोजेक्ट। ये 71 के बाद अमेरिका के साथ शुरू हुआ है इसमें, ठीक है ना। और उसकी पृष्ठभूमि मैं आपको पहले बता चुका हाँ, हूँ। पिछली वीडियो में। तो उसमें ये अमेरिका के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और 1979 में जब ये सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान का, तो उस समय, उसी समय आप उस पृष्ठभूमि में जा सकते हैं, पता लगा सकते कि उसी समय जियाउल हक ने ये जो तीर्थ स्थान थे, सिख तीर्थ स्थान, उसको उन्होंने खोल दिया आवाजाही के लिए, बिल्कुल फ्री कर दिया, एक तरह से आसान कर दिया। अब ये तीर्थ के नाम पे वहां लोग जाने लगे, दुनिया भर के ये सिख आने लगे, भारत से भी जाने लगे, छटे हुए बदमाश भी जाने लगे। उनको वहां पे प्रशिक्षण देना शुरू किया, उनका रिक्रूटमेंट शुरू किया। उसके बाद रिक्रूटमेंट करके उसमें से कुछ पाकिस्तान में रह गए, कुछ कनाडा, कुछ कुछ कनाडा में चले गए। और ये अगर आप पूरी उस समय की घटनाक्रम को देखें, तो उस समय कोल्ड वॉर अपने पीक पे था। कोल्ड वॉर अपने पीक पे था, तो उस तरफ अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन था, इस तरफ इन्होंने पंजाब को एक्टिवेट कर दिया। और वो इसलिए क्योंकि उस समय उनके जहन में, उनकी दृष्टिकोण में ये था कि वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान सोवियत यूनियन के खेमे में मानते थे। और जब ये इन्होंने ये खालिस्तानी उग्रवाद को शुरू किया, तो उस समय कुछ हालात इस तरीके से थे कि इनको रिक्रूट मिलते गए। हमारा ध्यान भी, हम शायद इसका आंकलन नहीं कर सके। यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्लानर्स हैं, जो कि सुरक्षा के मामले में जो निर्णय वाले लोग थे, शायद इसकी पूरे पहलू को ये लोग समझ नहीं पाए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये शुरू हुआ। और एक रहमान था ये साई का, उसके निगरानी में ये सब शुरू हुआ। बाद में ये गुल हसन, क्या नाम था, उसने ये बात कही थी कि पंजाब में उग्रवाद एक डिवीजन मेंटेन करने के बराबर है, बिना पैसे के। दैट वाज हिज स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो वहां से शुरू हुआ। तो एक ये कंड्यूट बन गया, एक ये एक्सिस बन गया, इंडिया पाकिस्तान कनाडा। और वही, उसी का आप आज मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं, वही आप देख रहे हैं कि उसी को कार्यान्वित होते देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद से क्या होता है कि यहां से लोग प्रशिक्षण लेके जाते रहे, फिर कनाडा को उन्होंने गढ़ बनाया, वहां से वहां उसको संचालित। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि जब इसमें कमी आ गई, हमारे यहाँ जब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, थैंक्स टू केपीएस गिल वगैरह, तो उस कमी का असर यही पड़ा कि वहां पर लोगों ने अपनी गतिविधियां तो कम कर दी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो खालिस्तानी ही रहे। और तब तक यही दहशतगर्द और खालिस्तानी लोग, उसमें से एक बड़ा सेगमेंट, एक बड़ा खेमा जाके पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गया, और वही अभी ट्रूडो को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बातें है। और दूसरी बात, आप ये भी बात समझ लें कि मैंने कहा कि सेंटो, और उसका मैंने उदाहरण दिया ये कोल्ड वॉर का। हम अक्सर कहते हैं कि एफएटीएफ ये होगा तो पाकिस्तान बिखर जाएगा, पाकिस्तान अब बिल्कुल कोलैप्स करने वाला है आर्थिक रूप से। पाकिस्तान को ये पश्चिमी देश जिंदा रखेंगे, क्योंकि जान लीजिए ये उनका क्रिएशन है।
स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है उनके लिए तो खत्म होने नहीं वो देंगे। उनका क्रिएशन है। आप एक और खास करके पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो एक स्ट्रेटेजिक आर्म है पश्चिम देशों का। हम्म। वो आपको और हमारा दिल बहलाने के लिए वो प्रजातंत्र की बात करते हैं, लेकिन अभी मुझे तो हैरानी हुई कि कुछ दिन पहले एक डेमोक्रेसी मीट हुआ था। उस डेमोक्रेसी मीट में पाकिस्तान इनवाइटेड था लेकिन बांग्लादेश इनवाइटेड नहीं था। ठीक है। पाकिस्तान प्रेम आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो सॉरी जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनको सैंडर्स के पासिंग आउट परेड में चीफ एज चीफ गेस्ट। गेस्ट बुलाया हाँ। गया। आप एक तरफ कहते हो कि एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, एक दहशतगर्द देश है, और उसके आर्मी चीफ को चीफ गेस्ट बुला रहा है, और वहां जाके उन्होंने क्या प्रजातंत्र वगैरह पर भाषण दिया। तो ये देखिए खालिस्तानी जो प्रोजेक्ट है ये जॉइंट प्रोजेक्ट रहा है। इस प्रोजेक्ट में यूके का भी योगदान है, मैंने ब्रिटेन का योगदान है, यूएस का योगदान है। अमेरिका। और एक बात और जान लीजिए कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो सामरिक संवाद होता है, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है, उसके उसमें पाकिस्तान का एक बहुत अहम बिचौलिए का रोल होता है। क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री जो है वो काफी उसकी नजदीकियां हैं वहां के इस्टेब्लिशमेंट से, चाइना के इस्टेब्लिशमेंट से। और वो दौर याद करें कि जब एक एक 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से 1970 तक कोई उसमें इनके आपस में कोई ताल्लुकात नहीं थे। तो उस समय निक्सन ने ये तय किया किसिंजर के सुझाव पे, हेनरी किसिंजर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, कि सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए हमको चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। और तब ये समस्या खड़ी हुई कि हम कैसे करें, बिचौलिए का काम कौन करेगा। तो तो तब पाकिस्तान। पाकिस्तान ने, उस समय ये आपका अ, जो पाकिस्तान का जो हेड था याहिया खान, उसने बहुत एक अहम रोल उसमें अदा की थी। तो उनके लिए एक ये स्ट्रैटेजिक ब्रोकर का भी काम करते हैं पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका क्रिएशन है। और उसका क्रिएशन के पीछे कोई बहुत, मैं जैसा कहा हम्म। कि बहुत गहरी स्ट्रैटेजिक सोच थी। इन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था, ग्लोबल स्केल पे लड़ा हम्म। था। तो जब आप ग्लोबल स्केल पर कोई भी काम करते हैं तो आपकी जो सोच होती है वो बिल्कुल अलग हम्म। होती है। और उसी ग्लोबल स्कोल स्ट्रैटेजिक सोच के तहत में, जियोपॉलिटिकल सोच के बीच में, इन्होंने पाकिस्तान को की अहमियत, उस इलाके के जोग्राफिकल एरिया की अहमियत को समझा और पाकिस्तान का क्रिएशन किया। अब मैंने बोला कि ये देखिए, ये जो हम ट्रूडो का ये देख रहे हैं एंटी इंडिया रवैया, तो मैंने उनके पिताजी पियरी ट्रूडो के बारे में बात की थी। आप पिछले वीडियो में आपने बताया था। तो 1980s की बात है, आपको मालूम है, जब ये 1985 में ये कनिष्क हम्म। जहाज की जो बॉम्बिंग हुई थी, इतने सारे हिंदुस्तानी लोग मारे गए थे, इतने सारे लोग पैसेंजर मारे गए थे। 1982 में मिसेस गांधी ने एक एक्सट्रेडिशन का रिक्वेस्ट भेजा था, ये तलविंदर सिंह परमार का, जो कि इस पूरे कनिष्का बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड था। ट्रूडो के पिता इस ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो ने मना कर मना दिया। कर दिया। अगर वो उसका एक्सट्रेडिशन हो जाता कनिष्क नहीं होता। तो कनिष्क नहीं होता और 329 लोगों की जानें बच जाती, जिसमें से 258 कनाडाई नागरिक थे। कनाडाई नागरिक थे और ज्यादातर भारत मूल के थे। और क्योंकि वो भारत मूल के थे इसलिए उसके दिल को कोई कचोट नहीं पहुंचा, इसलिए उसके दिल में दर्द नहीं हुआ। और वही कनाडा
9/11 के बाद 24 लोगों को खोने के बाद उस हमले में, जिहादी हमले में, वो बढ़ चढ़ के इंटरनेशनल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का अमेरिका के द्वारा के नेतृत्व में उस जंग में शामिल हुआ। 2014 तक 40,000 सोल्जर्स का उसने योगदान दिया, जिसमें कि 158 मारे गए थे। तो अच्छा। ये दोहरी माप, ये दोहरी नीति क्यों, ये दोहरा बर्ताव क्यों, ये दोहरा रवैया क्यों? इसके पीछे आपको मानसिकता, इनकी मानसिकता पर जानी चाहिए, इनकी मानसिकता समझनी चाहिए। और इस मानसिकता को एक स्टुअर्ट बेल नाम के एक जर्नलिस्ट है, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है कोल्ड टेरर, हाउ कनाडा नर्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स टेररिज्म। मुख्य टाइटल है कोल्ड टेरर, ठीक है। और हिंदी में उसका मैंने कि उन्होंने बताया है कि हाउ कनाडा नर्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स टेररिज्म। तो उन्होंने लिखा है कि मतलब बताना, उन्होंने बताया है कि किस तरह से कनाडा दहशतगर्दी को पालता है और दुनिया भर में उसका फैलाता है। हाँ। निर्यात करता है। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि हवाला दिया है कि बब्बर खालसा, लिट्टे जैसे ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वहां पे उनको मदद होती है। कनाडा की मिट्टी से वो पूरा संचालन हम्म। करते हैं इसकी। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि उन्होंने कहा है कि देखिए इनका रवैया ये है कि तुम ब्रिटिश कोलंबिया में चाहे किसी मतलब किसी दुकान को मत हमला हमला करना, या ओटावा में किसी भी किसी दूतावास पर किसी सिक्योरिटी गार्ड को मत मारना। हाँ, बाकी अगर तुम कुछ भी कनाडा के बॉर्डर के बाहर करते हो तो हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उसके बाद वो मरने वाला या तो वो हिंदुस्तानी होता है, या ग्रीक होता है, या इजरायली होता है, या जो भी है वो टर्क होता है। ठीक है, तो उनका इसके बारे में कोई बिल्कुल परवाह ही बिल्कुल, नहीं हाँ, होती। कोई परवाह परवाह नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अ, एक वहाँ के जो खुफिया जो एजेंसी है, वो है कनाडा सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज के एक भूतपूर्व प्रमुख ने कहा है, उसी किताब में उसको उसने कोट किया है, और शायद इसी से उन्होंने अपनी किताब की शुरुआत भी की है, कि अगर हम पूरी दुनिया का जायजा लें, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूं, कि अगर हम पूरी दुनिया का जायजा, पूरे देशों का जायजा लें, तो अमेरिका को छोड़कर एक कनाडा, अमेरिका को छोड़कर कनाडा ही एक ऐसा देश है जहां आपको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी संगठन सक्रिय मिलेंगे। अच्छा। जी, जी। अब उन्होंने पूरे उसका हवाला दिया है कि आप कोई भी बड़ी बड़ी दहशतगर्दी की घटनाएं ले ले आप, उसमें आपका कोई ना कोई कनेडियन नागरिक का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका हाथ उसमें जरूर होगा। जैसे कि कनिष्का का आपको मैंने हम्म। उदाहरण दे दिया, राजीव गांधी की हत्या में अच्छा। जब जब ये सीबीआई व्यापक जांच करना चाहती थी और उसके टोटल कॉन्स्पिरेसी पर उसको अनरेवल करना चाहती थी, जांच पड़ताल करना चाहती थी, तो सीबीआई की एक टीम वहां भी गई थी, कनाडा। कनाडा में गई थी। उसके बाद से 1993 में वर्ल्ड ट्रेडिंग सेंटर पर बॉम्बिंग, 93 में प्रेमदासा, श्रीलंकन जो प्रेमदासा राष्ट्रपति थे। हत्या, 97 में एक ट्रक बॉम्ब के द्वारा एक हमला किया गया था श्रीलंका में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग, उसमें भी एक कनेडियन नागरिक का हाथ था। तो इस तरह के कई उन्होंने उदाहरण दिए हैं, और वो बिल्कुल कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि आप कैनेडियन फुटप्रिंट्स आप उसमें जरूर पाओगे, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि जब अ, अमेरिका इसका समर्थन करता है खालिस्तानियों का, अ, और मैंने कहा कि जो पाकिस्तान के लिवरेजेस हैं वो इनके भी लिवरेजेस हैं, हम्म। तो जाहिर सी बात है कि उसका समर्थन फिर ये करेंगे ही करेंगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हाँ। न्यूजीलैंड ये सब करते हैं। तो ये केवल इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ही फाइव आइज नहीं। हम्म।
ये बाकी अपनी नीतियों में भी उसी तरह की अपनी नीतियां अपनाते हैं, तभी कनाडा से ये हवा जो जाती है ऑस्ट्रेलिया और फिर वहां मंदिरों पे हमला होता है। तो कृपया इसको इसी इसी चश्मे से देखें। अब 5 आइज का मैंने आपको बता दिया, असैसिनेशन ये। अब ये बात कहां तक गंभीर पहुंच, कितनी गंभीर रूप इसने ले लिया है कि आप देखिए कि मैंने आपको बोला कि जो किसान आंदोलन जो था, 77,000 करोड़ का हमको लॉस हुआ। हाँ, पिछले वीडियो में आपने किस बताया किस था। किस 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 तरह के बयान, किस तरह के बयानबाजी हुई ट्रूडो के द्वारा, किस तरह से उन्होंने यहां पर खालिस्तानियों को उकसाया, हिंसा की ओर उकसाया। तो इस पूरे 77,000 करोड़ का जो लॉस के पीछे कोई एक विदेशी आदमी जिम्मेदार था, वो था ट्रूडो। खालिस्तान आंदोलन की आग या इसका षड्यंत्र ये पहुंच गई थी फिरोजपुर बॉर्डर पे, जहां मोदी जी का जब यात्रा हुआ तो वहां पर इन्होंने घात लगा के बैठे हुए थे। और इनका पूरा इरादा था, कोई माने या ना माने, कोई इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक कौन षड्यंत्र है जिसको अभी मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, मुद्दा दूसरा है। वहां इनको मारने की कोशिश की गई, तो उसमें भी कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से रूप से कनाडा का हाथ था। उसके बाद आपने देखा कि पटना में जो हुआ अक्टूबर 2013 को, गांधी मैदान। जी, गांधी मैदान में, उसमें आईएसआई का हाथ था। तो आप देखिए कि किस तरीके से पूरा त्रिकोण बनता है, कनाडा खालिस्तान, ठीक है ना, खालिस आईएसआई खालिस्तान, ठीक है ना। अब ये बात यही नहीं खत्म होती है। एक लोकसभा के एक सदस्य हैं कांग्रेस के, रणबीर सिंह बिट्टू, उनके दादाजी मुख्यमंत्री थे, बेअंत सिंह, पंजाब के, जिनकी खालिस्तानियों ने हत्या की है 1993 में। अभी चंद दिनों पहले उन्होंने पार्लियामेंट में एक उन्होंने एक वक्तव्य दिया, और वो आपको मिल जाएगा, आपको गूगल पे। हाँ यूट्यूब में मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि 2013 में कोई 6,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा पंजाब में। उस पूरे रैकेट में जो लोग लगे हुए थे, 20-22 लोग थे, वो सब 16 उसमें कनाडा स्थित एनआरआई थे। भारत ने एक्सट्रेडिशन के लिए कई बार उनसे आग्रह किया कनेडियन अथॉरिटी से, अधिकारियों से, लेकिन कुछ उनका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कोई ना कोई टेक्निकल ग्राउंड पे, तकनीकी ग्राउंड पर ये करने से मना कर दिया, देने से मना कर दिया। और वो कहते हैं कि क्योंकि ये लोग बड़े रसूख वाले लोग थे, ये बड़े रसूख वाले लोग थे। तो उनका कहना है बिट्टू साहब का कि ये पूरे ड्रग के, नारकोटिक्स के पैसे से ट्रूडो का पॉलिटिकल फंडिंग होता है। गुरुद्वारों में जो पैसे उगाए जाते हैं कनाडा में, उसके द्वारा ना ही केवल खालिस्तानियों का संचालन होता है, खालिस्तान उग्रवाद का, बल्कि उसका राजनीतिक पॉलिटिकल फंडिंग, बैटल में। हाँ। जी, वित्तीय मदद जो है हाँ। वो ट्रूडो को उससे उससे मिलता है। अब जिस जिस स्टुअर्ट बेल। बेल की जो मैंने बात की, वो तो यहां तक कहते हैं कि कनाडा इज एन एक्सिस ऑफ इविल। कनाडा शैतानों के समूह का एक हिस्सा है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसका समाधान हल क्या हल है। क्या है? तो मेरी राय में हम इन पश्चिमी देशों को बिल्कुल ये साफ कर दें कि हम आपके किसी भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं बन सकते, हम किसी कोई इंडो पैसिफिक के स्ट्रैटेजी का हम हिस्सा नहीं बन सकते, जब तक कि आप हमारे
जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसको आप एड्रेस न करो, बिल्कुल सर। और ये जो दुकानें हैं खालिस्तान वगैरह की, ये चलाना बंद करो। भारत बदल चुका है, वो हमने कई बार डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। बिल्कुल। और उनको ये भी क्लियर हो जाना कर देना होगा कि कोई भी व्यक्ति यहां से जो क्राइम करके जाता है, जो अपराधी है, वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कनाडा चला जाए, अमेरिका चला जाए तो महफूज हो जाए। सही बात। हाँ? आपने तो ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के मारा, अपने देश हित में मारा। आपने अपने देश हित में मारा था, अपने पाकिस्तान के हित में नहीं मारा था। बिल्कुल। तो हमारा भी हक बनता है कि हम देश हित में हम कोई भी कार्रवाई करें। निज्जर को तो क्या पता, उनकी और राइवलरी दूसरे आपस में और है। हाँ, दूसरी बात कि मैंने उस दिन भी बोला था कि ये लोगों को बिल्कुल एहसास हो जाना चाहिए कि युद्ध के तरीके बदल गए। मैं जब ये सामरिक रिश्तों की बात कर रहा था पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, तो ये मत समझिए कि अमेरिका को मालूम नहीं था कि 26/11 होने वाला है। लेकिन कुछ कारणों से वो चाहते थे कि ये हो जाए। कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की उन्होंने, लेकिन इस तरह से वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं कि बता भी दिया और कुछ भी नहीं बताया। वरना आप एक बात बताओ कि जब अमेरिका ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान में प्रोसिक्यूट कर रहा था, जिसमें पाकिस्तान भी लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर वगैरह जिसने प्रोवाइड किया था, क्या पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है कि बिना अमेरिका को बताए हुए हिंदुस्तान पर इतना बड़ा सही वो बात। हमला कर दे? सही बात। तो ये जाहिर सी बात है। तो जो समाधान का मैंने कहा कि ये बातें हम बिल्कुल क्लियर कर दें। और जहां तक कनाडा का सवाल है, कनाडा को हम साफ बता दें कि अगर तुमने ब्रिटिश कोलंबिया में ये जो खालिस्तानियों का जो ये दहशतगर्दी की दुकानें हैं, इसको तुमने अगर बंद नहीं किया, कार्रवाई नहीं की, तो हमारे और तुम्हारे रिश्ते कभी नॉर्मल नहीं हो सकते हैं, कभी सामान्य नहीं हो सकते हैं। ये बात हमको इनको बिल्कुल ये स्पष्ट करनी। करनी चाहिए। और आखिरी में, आज जो मैं जिस तरह से पूरे जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीति को मैं इवॉल्व करते देख रहा हूं, आज भारत का वह स्थान है, भारत आज उस हैसियत पे पहुंच चुका है कि वो जिस तरह अपना वजन दे देगा, पलड़ा उधर ही भारी होगा। इस बात को पश्चिमी देश ना भूले। तो दर्शकों में मुझे उम्मीद है कि आपको। और जितेंद्र जी, ये मैं कह रहा था कि ये सारी चीजें इस पुस्तक में लिखी हुई। इस पे हम अलग से सर एक प्रोग्राम करेंगे। उसमें आप विस्तार से हमें बताइएगा, वो हम आप अपने दर्शकों के लिए अलग से प्रोग्राम इस पुस्तक में मैंने एक और ये कि हमने हमने जब ये पश्चिमी देशों को जब हमने उनसे आग्रह किया, हमने उनको इस पूरे अपने खतरों के बारे में बताए, जो दहशतगर्दी गुट जो है उनसे, खालिस्तानियों से और जिहादियों से, हमको क्या मिला है वो जमीन से? आप बताइए। सही बात, कुछ नहीं। लंदन के हाई कमिश्नर पर हमला, सैन फ्रांसिस्को के काउंसलेट पर हमला, हमारे ये तमाम ये एंटी इंडिया जुलूस, कनाडा में झांकी निकाली गई इंदिरा गांधी के किलर्स के साथ। बिल्कुल। ठीक है, उनका जो बेअंत सिंह और सतवंत सिंह का महिमा मंडन किया, ये हमको जवाब में मिल रहा है। आप कितने गैर जिम्मेदाराना लोग, गैर जिम्मेदाराना नहीं, इसी को हम एक्सेस ऑफ ईविल कहते हैं। और कनाडा, मैं फिर से कहता हूं, उस एक्सेस ऑफ ईविल का हिस्सा है।
दर्शकों, हमें उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक पर हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर करें। धन्यवाद।